Hello and welcome to Blade Learner. I am Sudhanshu, and basically in this audio session we are going to learn about the Maratha Empire. So far we have discussed about the state of Karnataka, the state of Awadh, the state of Hyderabad and the state of Bengal. Basically जो एक कैटेगरी थी द सक्सेसर स्टेट्स की वो हमने डिस्कस कर ली. अब आगे हम द न्यू स्टेट्स के ऊपर जंप करने वाले हैं, जिसमें कि हम सिखों के बारे में पढ़ेंगे, मराठास के बारे में पढ़ेंगे, अफगानों के बारे में पढ़ेंगे और जाटों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ मराठास. So without any further delay, let's get started. So the Maratha Empire, and here you can see the flag of Maratha Empire. And features क्या क्या थे? Why we need to learn about Maratha Empire? क्या ज़रूरत है पढ़ने की? पहला फीचर द एक्सपेंशनिस्ट. अगर आपको मराठास का एक्सपेंशन दिखाना है तो फर्स्ट लेट मी शो यू द मैप. सो हियर यू कैन सी द मैप. दिस मैप इज़ ऑफ 1759 AD. मराठा अम्पायर का मैप है. आप देख सकते हैं कि सीमाएं कितनी दूर तक फैली हुई है. नीचे आप देख सकते हैं कावेरी डेल्टा से ऊपर लेके पाकिस्तान के पेशावर तक, मुल्तान को छूते हुए नीचे इधर उड़ीसा के तटों तक. सो बेसिकली इतना बड़ा अम्पायर हुआ कैसे? ओनली बिकॉज ऑफ दियर एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट. एक्सपेडिशन पे एक्सपेडिशन करते गए, अपनी बाजुएं फैलाते गए. और यहाँ जो बचे हुए इलाके आप देख रहे हैं, यहाँ पे निज़ाम रूल कर रहा है. नीचे आप देखें तो त्रावणकोर का इलाका है जो बहुत दिनों तक इंडिपेंडेंट रहा था. मुगलों के टाइम में भी ये नॉमिनली रूल किया जा रहा था मुगलों के द्वारा. और यहाँ आप देख लें तो अवध और बंगाल का इलाका है. सो बेसिकली इसीलिए बाकी जितना भी इलाका था, आप ये देखिए दिल्ली भी मराठा अम्पायर के कब्जे में है. तो ये थोड़ा सा सुनने में शॉकिंग लग रहा हो कि दिल्ली में तो मुगल अम्पायर है, लेकिन ये डेट है 1759 AD. और 1752 AD में एक ट्रीटी होती है मुगल अम्पायर और मराठास के बीच में कि, और 1752 वो डेट था जब से अहमद शाह अब्दाली उसी के आसपास से इन्वेजन करना शुरू करता. सो दे बेसिकली कमिटेड ए ट्रीटी विथ मराठास कि अगर आगे से कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा इन द फॉर्म ऑफ एनी पर्शियन इन्वेजन या कोई दुर्रानी इन्वेजन होगा तो मराठास आप हमें बचाएंगे. सो बेसिकली मुगल अम्पायर फेल इनटू द गार्डियनशिप ऑफ मराठास. इसीलिए हमने इस इलाके को भी सैफरन कलर से रंगा है, जो कि मराठास का कलर था. सो बेसिकली आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सीमाएं थी मराठा अम्पायर की, इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है. और ये आगे चल के वुड बी रिप्लेसमेंट के रूप में भी देखे जा रहे थे मुगलों के. और शायद अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ना हुआ होता, जो कि 1761 में हुआ था, तो हम कुछ और ही इतिहास पढ़ रहे होते. सो पहला फीचर था दियर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़. एक्सपेंशनिज्म का भूत सवार था. सो इनको वुड बी रिप्लेसमेंट ऑफ फोर्ट मुगल्स के रूप में भी देखा जा रहा था कि मुगलों के रिप्लेसमेंट. अब देखो, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ औरंगजेब की डेथ के बाद से, जब सबसे ज़्यादा सेंसेशनल घटना थी फर्रुखशियार का मर्डर. फर्रुखशियार वाज द मुगल एम्पायर. एंड अगर आप ग्रेविटी देखेंगे मुगल एम्पायर की, ग्रेविटी मीन्स फील करो मुगल एम्पायर क्या चीज़ है. मुगल एम्पायर औरंगजेब. मुगल एम्पायर इससे पहले कौन कौन लोग बने थे? औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ. ताजमहल बनवाया था, या औरंगजेब ने इतनी बड़ी टेरिटरी खड़ी कर दी. तो किसी मुगल एम्पायर को रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल कैरेक्टर अगर उसकी असैसिनेशन हो रही है तो कितनी बड़ी सेंसेशनल घटना थी. तो इसने सबके सामने, और ये फर्रुखशियार का मर्डर एंड देन बैटल ऑफ करनाल, ये दोनों घटनाओं ने पूरी मुगल एम्पायर की इतनी वीकनेसेस थी पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर कर दी. और इसके बाद से सबको लग रहा था कि मुगल एम्पायर अब डिक्लाइन तो होगा ही होगा, बिकॉज दे हैड नो एनी काइंड ऑफ आर्मीज़. वो डिपेंडेंट थे फुली मराठास के ऊपर, निज़ाम्स के ऊपर, मुर्शिद कुली खान के ऊपर. और इकोनॉमी तो पूरी चरमरा ही गई थी, क्योंकि मेजर ऑफ द ट्रेड हब जो था बंगाल, वो मुर्शिद कुली खान ने ले लिया. फर्टाइल लैंड्स जो थी इंडो गैनेटिक प्लेन्स की, वो सादत खान अपने ले गए अवध के रूप में. और नीचे जो दक्कन का इलाका था वो निज़ाम और मुल्क ने अपने लिए कार्व आउट कर लिया. सो बेसिकली इकोनॉमी पूरी चरमरा गई थी. तो कोई ना कोई पावर तो टेक ओवर करने वाली थी. तो हिस्टोरियंस को लग रहा था और उस टाइम के कंटेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल्स को लग रहा था कि मराठास वो पावर है जो कि टेक ओवर करेंगे. और इनको वुड बी रिप्लेसमेंट फॉर मुगल्स के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि मुगल एम्पायर की टेरिटोरियल बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी. हिंदू कुश माउंटेन से लेके, अगर आप देख सकते हैं, बैटल ऑफ करनाल के पहले की बात बता रहा हूँ, बैटल ऑफ करनाल के बाद जो सिंधु के पश्चिम का जो भी इलाका था वो सब नादिर शाह ने एनेक्स कर लिया. सो इतनी बड़ी जो टेरिटरी थी उसको रूल करने के लिए कि कॉम्पिटेंट एम्पायर का होना ज़रूरी था. सो मराठास वेर सीन एज द सक्सेसर ऑफ मुगल्स. एंड एक और फीचर जिसने कि मराठा अम्पायर के डिक्लाइन में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, वो था दियर वीक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर. और ये जानकर आपको और ज़्यादा हैरानी होगी. आप मैप देखें, ये मराठास का मैप है. आप देख सकते हैं कि द लार्ज ह्यूज एरिया ऑफ कोस्ट लाइन इनके कब्जे में है, और फिर भी ये उतने ज़्यादा वेल्थ अपने लिए सिक्योर नहीं कर पाए, ओनली बिकॉज ऑफ दियर वीक इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन. होता क्या था, इनको एक्सपेडिशन का भूत सवार था. दे डिड नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लाए जा सकते थे अगर इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाया होता, जो कि आगे अंग्रेज़ लेके आए. हालांकि वो भी अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक इंप्रूवमेंट लाई थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेक्टर में. तो अगर वो सब क्या होता, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी है इनके पास, तो लैंड रेवेन्यू आप बहुत भारी कलेक्ट कर सकते हैं. एंड इतना बड़ा अगर कोस्ट लाइन है तो आप ट्रेड ही बहुत भारी मात्रा में मोनोपोलाइज कर सकते हैं. तो नेवी पे इनका फोकस बहुत ही कम था. तो नेवी तो बेसिकली जो यूरोपियन पावर्स थी इंडियन ओशन को उन्होंने मोनोपोलाइज ही कर रखा था.
तो ये सब वीकनेसेस थी। और आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि ये जो मराठा एक्सपेडिशन करते थे इतना ज़्यादा, ऑफन वो एक्सपेडिशन जो थे वो सोल्जर्स को सैलरी पे करने के एवज में की जाती थी। मतलब कि सोल्जर्स को सैलरी पे करने के लिए भी पैसा नहीं होता था, तो उसके लिए भी एक्सपेडिशन करते थे, मतलब दूसरे राज्यों पर अटैक करते थे ताकि उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अपने सोल्जर्स को पे कर सके। तो दैट काइंड ऑफ वीकनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन ऑब्जर्व इन द मराठा एम्पायर। और ये सब फीचर्स थी। तो दो रीजन थे बेसिकली क्यों ये टेक ओवर नहीं कर पाया। पहला तो इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही वीक था। सेकंड वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली ने सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। दिल्ली जीतने का सपना, अखंड भारत, हिंदवी स्वराज का सपना सब चकनाचूर हो गया। सो बेसिकली हम देखेंगे मराठा एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है, शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि जो शुरुआत है शिवाजी और संभाजी के टाइम में से वो मिडावल इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो उसको हम जितना ब्रीफ में हो सके उतना लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फिजूल का लेंथ बढ़ाना लेक्चर का ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड वी आर ट्राइंग टू गिव अप द मोर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर किसके द्वारा लेड की गई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड ये टाइम है 1674 एंड ये थोड़ा सा मेसअप हो गया। 1674 से 1680 तक इन्होंने रूल किया था। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज बॉर्न ऑन 16 फरवरी 1630। बहुत ऐसे इतिहासकारों के कन्फ्यूज़न है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर, लेकिन ऑफिशियली माना गया कि 16 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था शाहजी और जीजाबाई के यहाँ। और बेसिकली इनके जो फादर थे, इनके जो एंसेस्टर्स थे, वो काम करते थे मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिक्कल सल्तनत के यहाँ। अब डिक्कल सल्तनत कौन थे? और सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डिक्कल सल्तनत के रूट्स कहाँ से हैं। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में पहला जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देन उसके बाद जो है खलजिया, एंड देन उसके बाद तुगलक्स। एंड तुगलक में ही एक एम्पायर था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या करा, बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी उससे पहले बहुत ही भारी मात्रा में एक्सपेडिशन करके गया था, और वो शायद पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने कि डिक्कन में अपने पाँव फैला। डिक्कन इज़ द प्लेटू, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो आप ऊपर का महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का इलाका देखेंगे तो उसमें भारी मात्रा में डिक्कन पठार है, और ये बाइफरगेट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को नीचे के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से। और ये जो डिक्कन है उसको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता था टू ओवरकम, और बहुत कम लोग कर पाए। समुद्रगुप्त ने भी कोशिश करी लेकिन बहुत कम सफलता उसको मिली। औरंगजेब ने भी कोशिश करी, पूरी ज़िंदगी झोंक दी, 20 से 25 साल डिक्कन वॉर्स में लगाड़ा, भारी मात्रा में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ड्रेन हुआ, लास्टली को सब्सटैंशियल रिजल्ट उभर के नहीं आया। सो डिक्कन इज बेसिकली एक पैराडॉक्स था, एक गुफा थी जिसका कोई अंत नहीं था। सो बेसिकली डिक्कन सल्तनत का रूट दिल्ली सल्तनत से है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली से अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली महाराष्ट्र में, देवगढ़ी के पास तुगलकाबाद नाम का शहर बना के, सॉरी दौलताबाद नहीं, तुगलकाबाद नाम का शहर बना के। ये सबसे बड़ी गलती थी। और बेसिकली हम उसके डिज़ाइन को सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एक तो यहाँ से कियोस्क का सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हुआ, और दूसरी चीज़ उस टाइम में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चरमराई हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमी जो करेंसी के रूप में सिल्वर यूज़ की जा रही थी वर्ल्ड वाइड, उसकी कंजप्शन सिल्वर की बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड जो प्रोडक्शन था सिल्वर का अचानक से बहुत ही ज़्यादा गिरने लगा, सिल्वर वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम अवेलेबल थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत ऐसा डिसीजन लिया जो कि बाद में बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस साबित हुआ। उसने सिल्वर करेंसी की जगह, जो कि अभी तक स्टैंडर्ड करेंसी थी मानी जाती थी, टोकन करेंसी चलानी शुरू कर दी कॉपर करेंसी के रूप में। एंड इससे क्या हुआ, उस टाइम में तो कोई अपेक्स अथॉरिटी होती नहीं थी आरबीआई की तरह जो ये करेंसी की इशूइंग को मॉनिटर कर सके, रेगुलेट कर सके। तो इससे भारी मात्रा में जो करेंसी की फॉर्जिंग है, डुप्लीकेटिंग है, जो मतलब वैसे ही डुप्लीकेट करेंसी बनाना, ये शुरू हो गई। और इससे क्या हुआ, अब जब डुप्लीकेट करेंसी आप बना लेते हैं तो भारी मात्रा में पैसे का फ्लो होगा, और जब भारी मात्रा में इकोनॉमी में पैसे का फ्लो है तो इन्फ्लेशन अपने आप राइज करेगा। इससे क्या हुआ, पूरी एक तो पहले से ही आपने कैपिटल शिफ्ट करके रखा हुआ है दिल्ली से तुगलकाबाद, जो कि फीजिबल नहीं है किसी भी मैटर में। अगर आपने उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्डअप किया है तो कैसे लोग मोबिलाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल लॉस जो भारी मात्रा में ये करेंसी की वजह से हुई थी, सिल्वर शॉर्टेज की वजह से। तो इन सब चीज़ों ने फोर्स करा राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स को। मुगल एम्पायर के बाद भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हुआ, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स होता है। हैदराबाद के बारे में पढ़ा, अभी मराठास के बारे में पढ़ रहा है, बंगाल के बारे में पढ़ा, कर्नाटक के बारे में पढ़ा। तो इसी से दो स्टेट्स जो हैं वो अपने लिए ऑटोनॉमी कार्व आउट करते हैं। दो एम्पायर का यहाँ से इमरजेंस शुरू हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक की फेलियर से। बेसिकली फेलियर किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। तो दो एम्पायर जो थे, बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर, ये दोनों यहीं से इमर्ज होते हैं। तो नीचे आप देखिए विजयनगर एम्पायर, ऊपर बहमनी एम्पायर रूल कर रही थी। लेकिन बहमनी एम्पायर का बाद में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे जनरल्स की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, और ये इसी डिसइंटीग्रेशन में अलग अलग जनरल्स ने अपने लिए अलग अलग किंगडम्स कार्व आउट किए। उसी को कलेक्टिवली डिक्कन सल्तनत कहा जाता है। उसमें बेसिकली आप देखें तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट थे, अहमदनगर, बीजापुर, बेदर, गोलकुंडा एंड बराड़। बराड़ बेसिकली बीजापुर के निकट ही है। सो ये जो कलेक्टिवली ये 5 किंगडम्स थे उनको हम डिक्कन सल्तनत कहते हैं। एंड दे एमर्ज बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमनी एम्पायर।
सो ये दोनों बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर इन दोनों के रूट्स कनेक्टेड है तुगलक डायनेस्टी से, मोहम्मद बिन तुगलक के रिजाइम से। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ डिक्कल सल्तनत, ब्रीफ में जो हिस्ट्री थी। उसके बाद जो था शिवाजी राइट फ्रॉम हिज इनिशियल डेज, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई जीजाबाई के यहाँ से कि वो जो इंटीग्रेशन की क्वालिटी थी या वो जो इंडिपेंडेंस की क्वालिटी, सॉवरेनिटी जो थी, इंटरनल सॉवरेनिटी या कैरेक्टर जो बिल्डअप होना था, वो सारा एकदम फाउंडेशन बहुत ही तगड़ा हुआ था। एंड चूँकि इनके फादर और इनके फोर फादर्स भी बहुत ही डिक्कल सल्तनत में अपनी सर्विस देते आए थे, तो ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन होल्ड करते थे फैमिलियर रूप से। और इफ़ आई टेल यू अबाउट डिक्कल सल्तनत, तो ये जो इलाका है पूरा डिक्कल सल्तनत का, और विजयनगर एम्पायर का फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1565 के बाद से। बैटल ऑफ तालिकोटा होगा तो विजयनगर एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ये जो मैप है ना, ये बेसिकली विजयनगर एम्पायर इतना जो बड़ा पृष्ठभूमि है, ये 1565 के बाद से ये नहीं रहने वाला। बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, पूरी की पूरी डिक्कल सल्तनत एक कलेक्टिवली राजा कृष्णदेव राय के डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर्स थे उनके ऊपर अटैक होता है और भारी मात्रा में प्लंडर होता है, लूट होता है। तो इससे जो विजयनगर एम्पायर है वो रेमिनेंट्स में चला गया, वो उसकी डिक्लाइन हो गई। सो ये जो डिक्कल सल्तनत थी उसमें भारी मात्रा जो मराठा क्लैन के लोग थे, अलग मोहिते क्लैन, शिर्के क्लैन या शिंदे क्लैन, भोसले क्लैन, तो इन सारे क्लैंस के लोग इसमें सर्विस देते थे। तो जो शिवाजी हैं ये भोसले क्लैन से बिलोंग करते थे। तो इनके सक्सेसर संभाजी भोसले में आप देख सकते हैं कि भोसले वर्ड यूज़ किया गया। तो बेसिकली भोसले वैज अ मराठा क्लैन। तो इनके फादर सर्विस देते थे अहमदनगर और बीजापुर में बेसिकली, और कभी अहमदनगर कभी बीजापुर में इनकी लॉयल्टी शिफ्ट होती रहती थी। और उसके बाद जो था, उसके बाद फाउंडेशन रखी जाती है इस एम्पायर की। और शिवाजी शुरुआती दिनों से ही अपने ऊपर इंटरनल सॉवरेनिटी मेंटेन करा उन्होंने, इंडिपेंडेंस की वो जो नेशनलिज्म की जो अवेयरनेस थी। और ये नेशनलिज्म और ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो नेशनलिज्म पोर्ट्रे करा गया था वो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और ये जो टीपू सुल्तान का नेशनलिज्म है, ये तीनों में फ़र्क है, तो आप तीनों को मिला नहीं सकते। ये तीनों नेशनलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, बट ओनली बिकॉज ऑफ दियर, सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। टीपू सुल्तान नेशनलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहा है अपने किंगडम को बचाने के लिए। लाइकवाइज यही चीज़ हम शिवाजी के सेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया के सेंस में नहीं कह सकते। जो हमारा लेट नेशनलिज्म है महात्मा गांधी के बाद से, तो उसमें अलग थ्योरी थी, वो अलग स्कूल ऑफ थॉट्स था। उसमें सबने कलेक्टिव एफर्ट मारे थे पूरी इंडिया को फॉरेन पावर से पूरे फॉरेन पावर से आज़ाद कराने के लिए। सो बेसिकली अगर आप कहले कर तो रूट ऑफ द नेशनलिज्म मान सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद टीपू सुल्तान ने भी नेशनलिज्म की थ्योरी को फॉलो किया अपने स्टेट्स के कंसिडरेशन में, और आगे चल के तो भारी मात्रा में नेशनलिज्म की थ्योरी को फॉलो किया जाता है और हमें आज़ादी भी मिलती है। सो शुरुआत के दिनों से ही इनको सॉवरेनिटी चाहिए थी। तो डिक्कल सल्तनत में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। बेसिकली क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हुए? तो डिक्कल सल्तनत में जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा मराठा सरदार्स और मराठा क्लैंस के लोग वहाँ सर्विस दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, मराठा सरदार्स को सबड्यू करने की कोशिश करी, सबको एक तरह से कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, कलेक्टिव अम्ब्रेला के अंदर डालने की कोशिश करी। और इसके लिए इन्होंने डिफरेंट मेजर्स अपनाए, उनकी बेटियों से शादी करते थे, मैरिज अलायंस साइन किया और भारी मात्रा में सब्जुगेशन में भी लाने की कोशिश करी उनको। तो इससे डिक्कल सल्तनत बहुत ही भारी मात्रा में घबरा गई, क्योंकि अगर इतने जो भारी मात्रा में जो मराठा क्लैंस के लोग हैं वो जो सर्विस दे रहे हैं, अगर वो इनके साथ हो जाता है, और ये तो छोटा एग्जांपल मैंने बताया, छोटा रीज़न बताया, तो भारी मात्रा में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा डिक्कल सल्तनत का। तो यहाँ से डिक्कल सल्तनत का जब आप देखो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो तब होते हैं जब दो आदमी के इंटरेस्ट टकरा रहे हो। सो बेसिकली डिक्कल सल्तनत और इनके दोनों के इंटरेस्ट टकराए थे, और यहाँ से इनका सिलसिला शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। और बाद में तो औरंगजेब ने जब नज़र गड़ाई दक्कन के ऊपर, तो वहाँ से इनका और औरंगजेब का भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता। तो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को टेडी है, पुरंदर है, कैसे शाइस्ता खान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे अफजल खान के साथ होता है। तो बेसिकली इन सब को हम जब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ लाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि जो ग्रेट मुगल से रिलेटेड जितने भी लोग थे, जितने भी पर्सनैलिटीज़ थी, फोक्स थे, उन सबको मिडिवल हिस्ट्री में ही डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा। चाहे वाराणा संघा हो, सिसोदिया क्लैन हो, या चाहे शिवाजी हो या जयसिंह हो, तो सबको उसी में समअप करना सही रहेगा, रादर देन कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में उनकी चर्चा करें। यहाँ मराठा एम्पायर की बात हो रही है, इसीलिए हम थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में शिवाजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सो ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विथ डिक्कल सल्तनत एंड मुगल्स। एंड उसके बाद ऑफिशियल कोरोनेशन करा जाता है इनका 1674 में। 1630 में इनका जन्म हुआ, और फिर 14 साल की उम्र से ही, क्योंकि इनकी फाउंडेशन बहुत बढ़िया लेड की गई थी जीजाबाई के द्वारा, दादाजी कोंडदेव थे इनके गुरु, उनके द्वारा। सो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस की भावना थी, सेल्फ अवेयरनेस थी, इनके बहुत हाई थी, और एज अ लीडर ये माने गए, कंसिडर किए गए पूरी मराठा क्लैन के द्वारा, और भारी मात्रा में इनको सक्सेस भी मिलती है आगे। तो 1674 में इनका ऑफिशियल कोरोनेशन होता है। और ये कोरोनेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम में किसी नॉन मुस्लिम रूलर ने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फुल ऑफ एक्स्ट्रा वैगेंजा वाला अगर कोरोनेशन कराया था, पूरा ग्लैमर से भरा हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल घटना थी। और ये कोरोनेशन कोई ऐसी वैसी कोरोनेशन नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफुल, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंजा से भरपूर, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ग्लैमरस कोरोनेशन थी। और बेसिकली कोरोनेशन से पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए थे कि शिवाजी की लीनियस पे सवाल किया गया था कि ये क्षत्रिय क्लैन के नहीं है, तो इनका कोरोनेशन नहीं हो सकता। तब बेसिकली बनारस से एक संस्कृत स्कॉलर को समन किया जाता है, वाघा भट्ट नाम होता है उनका, और फिर वो लीनियज इनकी ट्रेस करते हैं कहाँ से, कैन यू गेस? इनकी लीनियज फिर ट्रेस करी जाती है सिसोदिया क्लैन से। और ये सिसोदिया क्लैन कौन है? तो ये जो सिसोदिया क्लैन था वो कहाँ पे रूल कर रहे थे? दे वर रूलिंग फ्रॉम मेवाड़,
सिसोदिया क्लैन मेवाड़ को बिलोंग करता है। बपाड़ावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, ये सब इसी सिसोदिया क्लैन से हैं। और इन्होंने वाघभट्टा ने, जो संस्कृत के स्कॉलर थे बनारस से बुलाए गए थे, इन्होंने इनकी लीनियज ट्रेस की शिवाजी की उसी सिसोदिया क्लैन से। और फिर इनका कोरोनेशन किया जाता है। हालांकि 2 बार इनका कोरोनेशन किया गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार जून में हुआ था, देन वो जो सबसे फेमस कोरोनेशन था वो जून में हुआ था। देन फिर बाद में देखा गया कि इनके जो उस टाइम जो कॉन्स्टलेशंस थे, नक्षत्र थे, वो इतने ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं थे, तो फिर से कोरोनेशन किया गया सितंबर में। और इसके बाद इनकी 1680s में डेथ हो जाती है ड्यू टू डाइजेंट्री इलनेस के चलते। और इसके बाद, और ये जो शिवनेरी का फोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, शिवनेरी का फोर्ट। और आगे चल के ये जो रायगढ़ का किला है, यहीं पे इनका कोरोनेशन हुआ था। तो आपको बेसिकली ये जो हेरिटेज साइट्स हैं वो दिमाग में रखनी है, ताकि आपका फिगर बन जाए, आप कनेक्ट आसानी से कर पाए। तो ये शिवनेरी का फोर्ट है। यहीं पे इनके जो फोर फादर्स थे, उनको ये जागीर मिली हुई थी शिवनेरी के आसपास की, तो ये शिवनेरी का फोर्ट उन्हीं को बिलोंग करता था। यहीं पे इनका जन्म होता है। देन रायगढ़ के किले में इनकी कोरोनेशन करी जाती है, इनको छत्रपति बनाया जाता है। एंड उसके बाद, इनके डेथ के बाद जो सक्सीड करते हैं छत्रपति संभाजी भोसले, 1680 से लेकर 1689 तक इनकी जो जर्नी थी रोलर कोस्टर राइड की तरह है। इनकी भी जर्नी फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स। और इन्होंने अपने फादर के साथ बहुत ही भारी मात्रा में कदम से कदम मिला के साथ दिया था। जब इनके फादर को नज़रबंद कर लिया जाता है, तब भी इन्होंने हेल्प करी थी एस्केप करने में। और फिर बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट होता मुगल्स के साथ या डेक्कन सल्तनत के साथ, तो ये बेसिकली अपने फादर को एक्कम्पनी करते हैं। और इनके जो कॉन्फ्लिक्ट थी, आगे चल के आप देखेंगे कि जो यूरोपियन पावर्स थी वो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई, तो इनको मुगल्स को भी संभालना था। और इन्होंने बेसिकली नेवी में भी एक्सपेंशन करने की कोशिश करी। जंजीरा, सिंधीज ऑफ जंजीरा आइलैंड्स, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो नेवी में जब भी आपका कंट्रोल आएगा, तो अगर आप इस टाइम फ्रेम को पढ़ रहे हैं 1680s के आसपास या लेट 17th सेंचुरी को, तो इस टाइम में पोर्चुगीज़ के पास बहुत ही भारी मात्रा में इंडियन ओशन का मोनोपोलाइजेशन था। तो इंडियन ओशन में इनकी सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली आपका पोर्चुगीज़ से कन्फ्रंटेशन होगा ही होगा। और पोर्चुगीज़ से कन्फ्रंटेशन इसलिए भी हुआ क्योंकि वो मुगल्स के अलाए थे, बहुत भारी मात्रा में मुगल्स को सप्लाई चेन में मदद कर रहे थे। तो इनकी भी स्टोरी वैसी ही थी, कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स, जैसे कि इनके फादर की थी। डेक्कन सल्तनत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर मुगल्स के साथ हुआ। और इनकी भी सेम स्टोरी थी, मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट, जंजीरा आइलैंड्स के सिद्दीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट, और पोर्चुगीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट। और ये जंजीरा आइलैंड है, वो आपने देखा होगा, एक फोर्ट है, समंदर में बसा हुआ फोर्ट, बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ा फोर्ट, बुरुज जंजीरा कह के बुलाते हैं उसको। सो बेसिकली वो फोर्ट जो है वो जंजीरा आइलैंड के सिद्दीज़ द्वारा ही बनाई गई थी। और इनको एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि शिवाजी की डेथ के बाद शिवाजी ने इतने ज़्यादा मैरिज अलायंस साइन किए थे। क्वीन थी उनकी ओवर 20s। सो जो क्लेम था थ्रोन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हुआ। ऑब्वियसली अब आपकी अगर 20 से ज़्यादा क्वीन है, और तो लीगल हेयर जो है आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो क्लेम्स थे, ये इंटरनल राइवलरी में तब्दील हो गई, और फिर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में इमर्ज होने लगी। और इससे अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज उभर के सामने आने लगी। और बाद में इसी एक कॉन्स्पिरेसी ने संभाजी को मुगल कैप्चर में भी डाल दिया। जो संभाजी और इनके जो दोस्त है कवि कलश, इनके साथ इनकी डुओ बहुत फेमस है मराठी फोक्स में, मराठी लिटरेचर में। सो अगर आप पढ़ेंगे तो कवि कलश को भी बहुत ही बढ़िया दर्जा दिया गया है संभाजी के हिस्ट्री में। सो संभाजी और कवि कलश एक यात्रा पे निकलते हैं, और इनको फिर वहाँ कैप्चर कर लिया जाता है मुगल फोर्सेस के द्वारा। तो वो भी एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। और ये इंटरनल कॉन्स्पिरेसी राइज कहाँ से होती है, तो इसके रूट्स आप अगर पढ़ेंगे, तो अगर सही से ऑब्जर्व करें, तो इसके रूट्स थी मैरिज अलायंस में। सो बेसिकली ये जो मैरिज अलायंस था, उससे बहुत ज़्यादा लीगल हेयर अपने ये मराठा थ्रोन को क्लेम करने लगे। और इससे इंटरनल कॉन्स्पिरेसी आने लगी उभर के सामने। और इसी इंटरनल कॉन्स्पिरेसी ने संभाजी भोसले को मुगल कैप्चर में डाल दिया। और देन उनको फिर वहाँ टॉर्चर करके अंडर द कैप्टिव ऑफ औरंगजेब, फिर वहाँ उनको टॉर्चर करके उनकी डेथ हो जाती है। सो ये संभाजी भोसले के रिलेटेड हिस्ट्री थी। हमने इन सब को ब्रीफ में पढ़ा है, क्योंकि ये सब मिडाल इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे, तो ये जस्ट एक्सपेंडिंग आवर लेंथ ऑफ लेक्चर हो जाएगा। तो इसको हम नहीं करना चाहते। जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सके, जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके, उतना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं बना सके आपके लिए। सो ये जो इंटरनल राइवलरी थी, इसने बहुत ही भारी मात्रा में आगे कंट्रीब्यूट करा कि बहादुर शाह, आप देखेंगे कि बहादुर शाह फर्स्ट जो रूलर था मुगल एम्पायर औरंगजेब के सक्सेसर, तो उन्होंने जो प्रिंस थे संभाजी के डेथ के बाद संभाजी को जब टॉर्चर कर दिया जाता, टॉर्चर करके फिर बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड कवि कलश। तो उसके बाद संभाजी के जो सन थे छत्रपति शाहू, उनको फिर कैप्चर कर लिया जाता है, छत्रपति शाहू उनकी माता जी को। और उन दोनों को, छत्रपति शाहू को भी तकरीबन 18 साल तक मुगल कैप्टिव में रहना पड़ता है। एंड देन मुगल कैप्टिव बनकर रहना पड़ता है। एंड देन उसको बहादुर शाह रिलीज़ करते हैं। और बहादुर शाह जो रिलीज़ करते हैं, इसके पीछे भी डिप्लोमेसी थी, वो हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दैट्स इट इन दिस लेसन। इसमें हमने देखा कैसे फाउंडेशन लेट करेगी, कैसे बाद में संभाजी भोसले के टाइम में इंटरनल राइवलरीज राइज हुई। और इसी इंटरनल राइवलरीज ने आगे कंट्रीब्यूट करा जो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है बाद में थ्रोन को लेके। और फिर जो पेशवाई का डोमिनेंस स्थापित होता है, छत्रपति से सीधे पावर जो है पेशवाई में शिफ्ट हो जाती है, उसको देखेंगे। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। होप यू हैव एंजॉयड इट. Thanks for watching. And if you have enjoyed the lecture, then please share and subscribe this video, and you can press the like button too. Thank you for watching. Have a great day.